विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में कल हमने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में आधुनिक काल का नामकरण। अब पढ़ेंगे हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। तो भारतेंदु युग से पहले हिंदी गद्य का विकास किस रूप में हुआ? तो देखिए, भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का जो हिंदी गद्य है वो 3 रूपों में मिलता है: ब्रिज भाषा, राजस्थानी गद्य, खड़ी बोली। ये बात मैंने कक्षा 11 में पिछले साल भी बताई थी, अब फिर बता रहा हूँ। ब्रिज भाषा गद्य क्या होता है? तो देखिए, यह कथा, वार्ता, जीवनी, आत्मचरित, टीका तथा अनुवाद के रूप में मिलता है। गोरखनाथ की रचनाओं के बाद में श्रृंगार रस मंडन, विठलनाथ, अष्टयाम, नाभादास, 84 वैष्णव तथा 200 वैष्णव की वार्ता में ब्रिज भाषा गद्य पुष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिज भाषा गद्य में लिखी गई। राजनीति, लल्लूलाल तथा माधव विलास इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। ब्रिज भाषा गद्य की क्रमबद्ध परंपरा न होने के कारण उसकी भाषा सुसंगठित और मंजी हुई नहीं है। भाषा में यतर ततर शिथिलता है। सीमित शब्दावली के कारण ब्रिज भाषा गद्य नवीन युग की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को वहन करने में असमर्थ रहा तथा ब्रिज भाषा गद्य परंपरा का विकास है वो नहीं हो सका। उसके बाद जो दूसरा रूप है राजस्थानी गद्य, तो राजस्थानी गद्य का आरंभ 12वीं शताब्दी से माना जाता है। ब्रिज भाषा गद्य की अपेक्षा राजस्थानी गद्य परंपरा अधिक समृद्ध है और विविध विषय संपन्न रही। इसमें दान पत्रों, पट्टे परवानों, जैन ग्रंथों, वार्ता तथा राजनीति, इतिहास, काव्य शास्त्र, गणित, ज्योतिष, विविध विषयों में रचना हुई। टीका और अनुवाद ग्रंथ भी लिखे। प्रारंभिक राजस्थानी गद्य संस्कृत की समास युक्त शैली और अपभ्रंश से प्रभावित है। बाद में वह खड़ी बोली के निकट आता गया। राजस्थान गद्य की भी अपनी सीमाएं थी, वह भी युग अनुकूल उपयोगी सिद्ध नहीं हो सका। फिर खड़ी बोली गद्य, तीसरा जो रूप है खड़ी बोली गद्य। तो खड़ी बोली गद्य के विकास में प्रेस और पत्रकारिता, ईसाई मिशनरी, फोर्ट विलियम कॉलेज तथा नव जागरण काल में स्थापित सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं का विशेष योगदान है। 19वीं शताब्दी तक खड़ी बोली गद्य पर ब्रिज भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसका रूप मिश्रित खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप सुरासुर निर्णय, सदा सुख राय, भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी, नासिकेतो उपख्यान, सदल मिश्र, प्रेम सागर के रचयिता लल्लूलाल, रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां आदि रचनाओं में मिलता है। इस रचनाओं पर ब्रिज के साथ ही फारसी का भी प्रभाव है। अंग्रेजी राज्य में खड़ी बोली धीरे धीरे शिक्षा, प्रशासन और अदालत की भाषा बनी। स्वतंत्रता आंदोलन में खड़ी बोली की राष्ट्रीय मान्यता मिली। इस तरह भारतेंदु के समझ से ही खड़ी बोली नए गद्य या नए चाल में ढलने लगा था। फिर 1857 की राज्य क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो भारतीय इतिहास में सन 1857 की राज्य क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया। इसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश था, किंतु इसकी व्यापक प्रतिक्रिया संपूर्ण उत्तर भारत अर्थात हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में हुई।
देश में प्रथम राज्य क्रांति के पहले ही सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया चल रही थी। इसका केंद्र बंगाल था। प्रेस की स्थापना और पत्रकारिता के उद्भव से विचार स्वातंत्र्य को प्रोत्साहन मिला था। अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित वर्ग नए नए पाश्चात्य विचारों से परिचित हो रहा था। ब्रह्म समाज और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी। कुल मिलाकर देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 1857 के सशस्त्र क्रांति के सशस्त्र क्रांति के विद्रोह ने इस प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया। इसी समय हिंदी जगत में भारतेंदु का पदार्पण हुआ। भारतेंदु ने हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी जगत में पुनर्जागरण का आंदोलन तेज कर दिया। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा आदि सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव जनजीवन पर पड़ा, जिससे नई सामाजिक सांस्कृतिक चेतना विकसित हुई। मातृभूमि के प्रति और स्वराज्य का अधिकार राष्ट्रीयता के तत्व बने। स्वदेशी भावनाओं को बल मिला, जिससे मातृभाषा के प्रति प्रेम की भावना बढ़ी। खड़ी बोली हिंदी धीरे धीरे उत्तर भारत के पुनर्जागरण की भाषा बनती जा रही थी। तो देखिए, अब पढ़ेंगे निराला जी का जीवन परिचय। शुद्ध भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में लिखा। हिंदी नए चाल में ढली। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अंतर्गत सामाजिक कुरीतियों के प्रति सुधार की भावना विकसित हुई। इस तरह राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सामाजिक सुधार भावना, स्वदेशी भावना, स्वराज्य पाने की लालसा आदि भावनाएं हिंदी साहित्य में खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से प्रकट होने लगी। इस तरह निश्चित ही हिंदी साहित्य का जो नया रूप है वो नई चेतना से संपृक्त था। फिर भारतेंदु और उनका जो मंडल है उसके बारे में देखिए। भारतेंदु भारतीय नव जागरण की चेतना को हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम समग्र रूप से प्रतिबिंबित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के समकालीन लेखकों को जाता है। साहित्य, समाज और देश को लेकर भारतेंदु युगीन लेखकों में जितनी गहरी चिंता, सक्रियता और संघर्ष दिखाई पड़ता है, उसके आधार पर रामविलास शर्मा ने सही कहा है कि वास्तव में ऐसा सजीव और चेतन युग एक बार ही आया है। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के प्रमुख लेखकों का जो जीवन परिचय और हिंदी साहित्य में उनका योगदान। तो देखिए, पहला जो हमारे सामने लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में। हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु ने कविता और गद्य की सभी विधाओं में पर्याप्त रचनाएं की। उनकी कविताओं में भक्ति और रीति का निरूपण की परंपरा के अवशेष मिलते हैं। साथ ही युग अनुकूल कविताएं राष्ट्रीयता भाव की प्रेरणा भूमि है। सामाजिक कविताओं में सुधारवादी मनोवृत्ति, स्वदेशी भावना और विदेशी शासन के प्रति हास्यपूर्ण व्यंग्य व्यक्त हुआ है। नाटक, निबंध और पत्रकारिता के उन्नयन में भारतेंदु की विशेष रुचि रही है। उन्होंने 17 नाटक प्रश्नों की रचना की, जिनमें उनके जो नाटक हैं उनमें अंधेर नगरी, वेदिकी हिंसा न भवती और भारत दुर्दशा वो उल्लेखनीय है। भारतेंदु ने नाटकों में अभिनय भी किया तथा अनेक नाट्य मंडलियों की स्थापना कर उन्हें संरक्षण भी दिया। पाश्चात्य ट्रेजेडी शैली के दुखांत नाटकों की रचना हिंदी में सर्वप्रथम भारतेंदु ने ही की थी।
फिर है भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र, मेघनीज तथा बाल बोधिनी पत्र पत्रिकाएं निकालकर हिंदी पत्रकारिता को जनजीवन से जोड़ा। इन पत्र पत्रिकाओं में भारतेंदु ने विविध विषयों पर निबंध लिखकर निबंध विद्या को भी समृद्ध किया। भारतेंदु ने खड़ी बोली को हिंदी गद्य की समर्थ भाषा बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु के बारे में क्या कहते हैं? हिंदी गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप किसने दिया? भारतेंदु ने। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट और सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। डॉक्टर बच्चन ने भारतेंदु योगीन गद्य को हंसमुख गद्य की संज्ञा दी है। फिर है दूसरा जो लेखक है वो है बालकृष्ण भट्ट। इसका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1915 ईस्वी में। तो भारतेंदु मंडल में बालकृष्ण भट्ट का पत्रकार और निबंधकार के रूप में प्रमुख स्थान है। उन्हें रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। आत्मव्यंजक, व्यक्तित्व प्रधान कलात्मक शैली के निबंधों का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से शुरू होता है और भट्ट को व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक भी कहा जाता है। सतर्क, सजग एवं प्रगतिवादी दृष्टि भट्ट जी की आलोचना शैली की प्रमुख विशेषता है। भट्ट जी ने नाटक और उपन्यासों की भी रचना की। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान उपन्यास तथा आचार विडम्बन इनका उल्लेखनीय नाटक है। बालकृष्ण भट्ट के जो कीर्ति का आधार हिंदी पत्रकारिता में उनका ऐतिहासिकता योगदान है। उन्होंने हिंदी प्रदीप का 33 वर्षों तक संपादन प्रकाशन किया, जो स्वयं में कीर्तिमान है। पत्रकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट अत्यंत दृढ़, आत्मसम्मानी और कर्मठ व्यक्ति थे। आर्थिक समस्याओं से जूझते रहने के बावजूद उन्होंने हिंदी प्रदीप को अपने दम पर सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का संवाहक बनाए रखा। तो इनको हिंदी का एडिशन भी कहा जाता है। अब अगला जो लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु और आदर्श मानते थे। उनकी प्रतिभा का उत्कृष्ट निबंध रचना में दिखाई होता है। गंभीर से गंभीर विषयों से लेकर और सामान्य विषयों पर भी उन्होंने निबंध रचना की। वे हिंदी गद्य के विशिष्ट शैलीकार हैं। उनके गद्य में सहजता, आत्मीयता और भाव अनुकूल भाषा शैली का वैशिष्ट्य है। प्रताप नारायण मिश्र के हास्य व्यंग्य निबंध काफी प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। प्रताप नारायण मिश्र के नाटकों में भी विशेष रुचि थी। उन्होंने कली कौतुक, कली प्रभाव तथा हठी हमीर नाटकों की रचना की। वे पारसी थिएटर में बढ़ती अश्लीलता के विरोध में हिंदी का रंगमंच स्थापित करना चाहते थे। नाटकों में स्त्री पात्रों का अभिनय करना भी उनका शौक था। प्रताप नारायण मिश्र राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ ही जातीय सम्मान के लिए भी प्रतिबद्ध थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा उन्होंने दिया था। फिर है भारतेंदु मंडल में प्रताप नारायण मिश्र के विशिष्ट महत्व को बाल मुकुंद गुप्त ने रेखांकित करते हुए लिखा था कि उनकी बहुत बातें बाबू हरिश्चंद्र की सी थी। कितनी ही बातों में यह उनके बराबर और कितनी ही में कम थे, पर एकाध में बढ़कर भी थे। जिस गुण में वे कितनी बार ही भारतेंदु के बराबर हो जाते थे, वह उनकी काव्यत्व शक्ति और सुंदर भाषा लिखने की शैली थी। हिंदी गद्य और पद्य लिखने में हरिश्चंद्र तेज और तीखे और बिना किसी लाग लपेट के लिखा करते थे। फिर अगला जो लेखक है गद्य लेखन में वो है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। तो ये सब
जितने भी कवि आ रहे हैं, ये पिछली कक्षा में मैंने एक एक का परिचय पढ़ाया था, एक बार फिर पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, इस प्रेमगन, इनका जन्म 1855 ईस्वी 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। भारतेंदु मंडल के प्रतिष्ठित लेखक और भारतेंदु युगीन साहित्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मूलतः कवि प्रेमगन ने कवित सवैया छंद में ब्रिज भाषा में भक्ति श्रृंगार जैसे परंपरागत विषयों पर काव्य रचना की, किंतु खड़ी बोली का इनका काव्य सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत है। समस्या पूर्ति में प्रेमगन की विशेष रुचि थी। जीर्ण जनपद नाम से प्रबंधात्मक काव्य की भी रचना की, साथ ही कजली, होली, लावणी शैली में लोक गीतात्मक कविताएं भी लिखी। प्रेमगन विलक्षण शैली के गद्यकार थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। उनके निबंध कम सामयिक टिप्पणियां अधिक प्रतीत होती हैं, जो उन्हीं के द्वारा प्रकाशित आनंद कादंबरी पत्र में प्रकाशित होती थी। नाटक और आलोचना साहित्य में भी प्रेमगन का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत सौभाग्य उनका प्रसिद्ध नाटक है। उनकी आलोचनाएं व्यक्तिगत रुचि के अनुकूल और कृति के गुण दोष तक सीमित है। फिर है पत्रकार के रूप में प्रेमगन ने आनंद कादंबरी पत्र सन 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से निकाला था। नागरी नीरद नाम से साप्ताहिक पत्र भी निकाला। अगला जो हिंदी गद्य का लेखक है वो है अंबिका दत्त व्यास। तो भारतेंदु मंडल के प्रतिष्ठित कवि लेखक अंबिका दत्त व्यास ब्रिज भाषा के सफल कवि थे। बिहारी सतसई के आधार पर लिखी बिहारी बिहार इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है। तुकांत कविता लिखने का भी आपने प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सके। भारतेंदु से प्रभावित होकर अंबिका दत्त ने ललिता नाटक की रचना की। दूसरा नाटक गो संकट है। दोनों नाटक आधुनिक नाट्य शैली से कुछ दूर हैं। इनकी गद्य शैली पर पंडिताऊपन अधिक है। भाषा शैली भी दोषपूर्ण है। अंबिका दत्त ने सन 1884 ईस्वी में वैष्णव पत्रिका नाम से एक पत्र निकाला, जो बाद में पीयूष प्रभा नाम से चला है। अब है 19वीं शताब्दी के बाद की जो हिंदी पत्रकारिता है वो देखिए। 19वीं शताब्दी के बाद में पूर्वार्ध या उत्तरार्ध की हिंदी पत्र पत्रिकाओं का जो संक्षिप्त परिचय हम निम्न प्रकार से पढ़ेंगे। पहली पत्रिका है उदंत मार्तंड, 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। 14 दिसंबर 1827 को बंद हो गई। हिंदी पत्रकारिता का सर्वप्रथम साप्ताहिक पत्र संपादक युगल किशोर शुक्ल था। फिर है बंगदूत, 10 मई 1829 ईस्वी को कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र संपादक इसके थे राजा राम मोहन राय और नील रतन हालदार। फिर बनारस अखबार, जनवरी 1845 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुआ और इसके संचालक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। संपादक थे इसके गोविंद नारायण खते। हिंदी भाषी प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र था। फिर है सुधाकर, 1850 ईस्वी में हिंदी बंगला में बनारस से प्रकाशित हुआ था। 1853 ईस्वी से यह साप्ताहिक पत्र केवल हिंदी में प्रकाशित होने लगा था। फिर है बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश जो पत्र है वो 1852 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे मुंशी सदाशिव लाल। फिर है समाचार सुधावर्षण, तो जून 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित
हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक पत्र था। फिर है प्रजा हितैषी, 1855 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित हुआ था। फिर है पयामे आज़ादी, 8 फरवरी 1857 में दिल्ली से पहले उर्दू में फिर हिंदी में निकला और इसके संपादक अजीम मुल्ला खां थे। फिर कवि वचन सुधा, 15 अगस्त 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से प्रकाशित और पहले मासिक। फिर 1875 में यह साप्ताहिक हो गया था। हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका है, वो 15 अक्टूबर 1873 ईस्वी को भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से प्रकाशित हुई थी। फिर है बाल बोधिनी पत्रिका, 7 जनवरी 1874 को नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से प्रकाशित की गई थी। फिर है हिंदी प्रदीप, 1 सितंबर 1877 को प्रयाग इलाहाबाद से बाल कृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित हुई थी। 33 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा, जो एक लंबा समय था। फिर है भारत मित्र है, 17 मई 1878 को कलकत्ता से प्रकाशित और 57 वर्षों तक चला था। फिर है सार सुधा निधि, 13 अप्रैल 1879 को कलकत्ता से प्रकाशित और साप्ताहिक पत्र था। फिर है उचित वक्ता, 7 अगस्त 1880 को कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। फिर है आनंद कादम्बिनी, 1881 में बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा मिर्जापुर से प्रकाशित हुआ था। फिर है ब्राह्मण, 1883 में कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित हुआ था। फिर पीयूष पर्वा, 1883 में अंबिका दत्त व्यास ने काशी से निकाला था। फिर है भारत जीवन, 3 मार्च 1884 को बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से प्रकाशित किया। फिर है हिंदुस्तान, 1885 में राजा रामपाल सिंह द्वारा प्रकाशित हुआ था। फिर है हिंदी बंगवासी, 1890 से कलकत्ता से प्रकाशित, संपादक हैं इसके अमृतलाल चक्रवर्ती। फिर है साहित्य सुधा निधि, 1 जनवरी 1893 में देवकी नंदन खत्री द्वारा मुजफ्फरपुर से निकला। फिर है नागरी नीरद, 1893 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने निकाला था। फिर नागरी पचारनी पत्रिका, 1896 से नागरी पचारनी सभा काशी से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका थी। फिर है सरस्वती, 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। अब है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका योग। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका योग, इसमें हिंदी साहित्य के सर्वांगीण विकास के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नव जागरण का जो बीजारोपण किया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से उसे विशाल वट वृक्ष के रूप में साकार किया। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के कलात्मक विकास की चिंता न करके उसके अभावों की चिंता की। सरस्वती के माध्यम से उन्होंने नवीन साहित्यिक आदर्शों की प्रतिष्ठा की। हिंदी साहित्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास हुआ। गद्य पद्य में खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। इसी विशिष्ट अवदान के लिए उन्हें युग विधायक और युग प्रवर्तक कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ के 2 दशकों का काल द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। इनका जो योगदान है हिंदी कविता में, सबसे पहले हिंदी कविता में इनका योगदान पढ़ेंगे। तो देखिए हिंदी युग में, द्विवेदी युग में हिंदी कवियों में ब्रिज भाषा और श्रृंगार परक
काव्य रचना, समस्या पूर्ति आदि में रुचि बनी हुई थी। सर्वप्रथम द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए अपने युग के कवियों को प्रेरित किया। दूसरे, उन्होंने कवि कर्तव्य लेख द्वारा नए नए काव्य विषयों पर कविता लिखने का जो मार्ग प्रशस्त किया। उनका कहना था कि चिट्ठी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत पृथ्वी सभी पर कविता हो सकती है। तीसरी बात द्विवेदी युग में कविता मनोरंजन के साथ ही उचित उपदेश का मरम भी बनी। द्विवेदी युगीन कवियों ने कविता के इस उच्च आदर्श को आत्मसात किया। चौथी बात, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्रों को लेकर हमेशा नई दृष्टि से प्रबंध काव्य के लिए प्रेरित किया। फलतः साकेत, प्रिय प्रवास जैसे महाकाव्यों की रचना हुई। पांचवी बात, द्विवेदी जी की प्रेरणा से हरिओद ने संस्कृत वर्तों के आधार पर ऐतुकान छंद में प्रिय प्रवास की रचना की। द्विवेदी का मानना था कि छंद रचना मुख्य नहीं है, मुख्य है कविता, और कविता सरस होनी चाहिए। फिर है हिंदी पत्रकारिता, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।